Hello and welcome to my channel. So let's start today's editorial analysis. An editorial which I am taking from the Hindu newspaper is Cowardly Bully on Donald Trump and the Iran War. ठीक है, वोकैबलरी देखते हैं जल्दी से. फर्स्ट वर्ड है अल्टीमेटम. क्या है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन. ठीक है, अल्टीमेटम क्या होता है? नाउन होता है. क्या मतलब होता है इस वर्ड का? देखते हैं. अ फाइनल डिमांड और स्टेटमेंट ऑफ टर्म्स द रिजेक्शन ऑफ विच में लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज. ठीक है, अंतिम चेतावनी देना, फाइनल स्टेटमेंट देना या डिमांड करना. सिनोनिम्स देखते हैं. डिमांड, वार्निंग देना, मैंने आपको बताया ना, डिमांड करना या वार्न करना. थ्रेट, रिक्वायरमेंट, स्टिपुलेशन, शर्त रखना. ठीक है, शर्त को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टिपुलेशन. ऑपोजिट्स क्या होंगे अल्टीमेटम के? रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल, ऑफर, एडवाइस. तो ये सब क्या हो गए? ऑपोजिट्स हो गए. यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स देखें कहाँ यूज़ करेंगे इस वर्ड को, कैसे यूज़ करेंगे. दिस वर्ड कैन बी यूज इन एसेज ऑन डिप्लोमेसी. जब आप एसेज लिखेंगे डिप्लोमेसी पे या इंटरनेशनल रिलेशंस पे या ग्लोबल कन्फ्लिक्ट के बारे में बताएंगे. एग्जाम्पल देखिए. डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस मस्ट अवॉइड अल्टीमेटम्स टू इंश्योर पीसफुल रेजोल्यूशंस. ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं जब भी आप डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे. निमोनिक देखते हैं किस तरह से इसको याद रख सकते हैं हम इस वर्ड को, अल्टीमेटम को. थिंक, अल्टीमेट डिमांड. आप सोचिए जो लास्ट डिमांड होती है ना, बिल्कुल आखिरी डिमांड, उसे क्या बोलेंगे? अल्टीमेटम. अल्टीमेट मतलब लास्ट और डिमांड करना. ठीक है, पिक्चर से जब समझ सकते हैं आप. देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक वार्निंग साइन बना हुआ है यहाँ पे ऊपर देखें, और ऊपर लिखा हुआ है डू दिस और एल्स. या तो ये करो या फिर मज़ा चखो. इस तरह से बोला जाता है ना, शर्त रखी जाती है, धमकी भी दी जाती है कभी कभार, है ना, या मांग करी जाती है. तो ये क्या होता है? अल्टीमेटम. चलिए नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेशन. क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन. दिस इज ऑल्सो अ नाउन. चलिए क्या मतलब होता है इसका? इंक्रीज और इंटेंसिफिकेशन ऑफ अ सिचुएशन, ऑफन कन्फ्लिक्ट और टेंशन. कन्फ्लिक्ट में या किसी टेंशन में बढ़ोतरी को क्या बोलेंगे? एस्केलेशन. वृद्धि, तेज़ी, है ना. सिनोनिम्स देखिए. इंटेंसिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन बढ़ोतरी, एक्सपेंशन विस्तार, सर्ज उछाल, राइज वृद्धि. ये सब क्या होगा इसके सिनोनिम्स. ऑपोजिट देखिए. एंटोनिम्स. डिक्रीज कमी, रिडक्शन घटाव, डिक्लाइन, मिटिगेशन, डिमिन्यूशन. फाइन. ये सब क्या होगा इसके? ऑपोजिट्स होगा एस्केलेशन के. एस्केलेशन मतलब बढ़ोतरी, और इसके ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज, घटाव, कम होना, है ना. ये सारे ऑपोजिट्स हैं. देखें कहाँ पे यूज़ करेंगे यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स. इट कैन बी यूज इन GS 2 and 3. आंसर्स में आप लिख सकते हैं, इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन ऑफ बॉर्डर टेंशंस कैन हैव सीवियर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो. यहाँ पे देखिए एस्केलेशन वर्ड यूज़ हुआ है. निमोनिक देखिए. एस्केलेटर गोज अप. एस्केलेशन है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं एस्केलेटर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? गोइंग अप इन टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट. जैसे ऊपर जा रहा है तो टेंशन जो है, कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ती जा रही है. यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर को, ये एक स्टेयर केस बना हुआ है, या आप इसको एस्केलेटर भी मान सकते हैं. और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे साइड्स में देखिए क्या हो रहा है? फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है, बढ़ती जा रही है आग. चलिए आगे देखें. नेक्स्ट वर्ड है रेसिप्रोकल. क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जेक्टिव है ये. रेसिप्रोकल क्या मतलब होता है इसका? गिवन, फेल्ट और डन इन रिटर्न. म्यूचुअल. ठीक है, पारस्परिक, कोई चीज़ देना, है ना, या वापसी करना. रेसिप्रोकल. सिनोनिम्स देखिए. म्यूचुअल आपसी, शेयर्ड, इंटरचेंजेबल, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉरेस्पॉन्डिंग. ये सब क्या होगा? इसके सिनोनिम्स हो गए. ऑपोजिट देखिए. वन साइडेड, यूनिलैटरल, इंडिपेंडेंट, नॉन म्यूचुअल,
सेपरेट, अलग। ठीक है, तो सभी ऑपोजिट्स हैं। कहाँ यूज़ करेंगे इसको, इस वर्ड को कैसे करेंगे, यूज़फुल इन एसेज ऑन डिप्लोमेसी ट्रीटीज़। ठीक है, जब आप ट्रीटीज़ के बारे में बताएंगे, ऐसे लिखेंगे डिप्लोमेसी के बारे में, तो वहाँ पर आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैसे, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स बिल्ड ट्रस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। निमोनिक देखिए, रेसी और प्रोकल, दो वर्ड्स हैं ये, रेसी और प्रोकल। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, रिसीव करना। ठीक है, रिसीव करना, लेना, प्लस गिव, रिसीव करना और देना। रेसी और प्रोकल, इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज, पिक्चर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है गिफ्ट्स का, है ना। एक तरफ से गिफ्ट्स लिया जा रहा है, दूसरी तरफ से दिया भी जा रहा है। तो दिस इज अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिनीगेट। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी नाउन भी है ये और एडजेक्टिव भी है। ठीक है, क्या मतलब होता है रेनिगेट का, समवन हु अबेंडन्स अ कॉज, ग्रुप और प्रिंसिपल या रिबेल। ठीक है, विद्रोही, दुराचारी, जो अबेंडन कर दे किसी ग्रुप को, प्रिंसिपल को या कॉज को, या फिर रिबेलियस हो। सिनोनिम्स देखें, ट्रेटर, गद्दार, रिबेल, विद्रोही, डिफेक्टर, अपोस्टेट, आउटलॉ, अपराधी, ये सब क्या होगा, इसके सिनोनिम्स होगा रेनिगेट के। और एंटोनिम्स देखिए, लॉयलिस्ट, वफादार, फॉलोअर, पैट्रियट, देशभक्त, सपोर्टर, समर्थक, एडिरेंट, अनुयायी, ये सब क्या होगा, इसके ऑपोजिट्स हो गए। कैसे यूज़ करेंगे इस वर्ड को, यूज़फुल इन एसेज ऑन टेररिज्म या इंसर्जेंसी। जब आप टेररिज्म पे एसेज लिखेंगे या इंसर्जेंसी के बारे में बताएंगे, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैसे, रेनिगेट फैक्शंस ऑफन डिस्टेबलाइज रीजनल पीस। ठीक है, निमोनिक देखिए, इस वर्ड को 3 पार्ट्स में देखिए डिवाइड करा है, रीनीगेट। क्या मतलब हो गया, रिबिलियन अगेंस्ट द गेट। गेट मतलब ग्रुप, गेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो रिबिलियन अगेंस्ट द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में भी दिखाया है, यहाँ पे जो ये पर्सन है, ये क्या है, हाथ में झंडा लिया हुआ है, फ्लैग है, जिसमें दिल टूटा हुआ है, मतलब ये गद्दार है। ठीक है, विद्रोही है, धोखेबाज है। ठीक है, अपराधी है, इसने क्या करा है, धोखा दिया है, अपराध किया है। किस चीज़ के अंदर दिया है, ये ग्रुप छोड़ के जा रहा है, फ्रेंड्स का, ये फ्रेंड सर्कल है, यहाँ पे उसके फ्रेंड्स पीछे देख रहे हैं। ठीक है, और हैरान हो रहे हैं, और ये छोड़ के जा रहा है, रेबिलियन है, अगेंस्ट द ग्रुप है। ठीक है, तो आप यहाँ रेनिगेट वर्ड को इजीली याद रख सकते हैं। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिपारेशन। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है ये वर्ड। क्या मतलब होता है इसका, कंपनसेशन और अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और डैमेज डन। ठीक है, हजराना, हजराना बोलते हैं ना कि हमें चाहिए, जो डैमेज कर दिया है उसके लिए पैसे चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, तो रिपारेशन वर्ड है इसका। सिनोनिम्स देखिए, कंपनसेशन, मुआवजा, रेस्टिट्यूशन, इंडेमनिटी, रिड्रेस, सुधार, रीएम्बर्समेंट, वापसी, भरपाई करो, बोलते हैं ना भरपाई करो, भरपाई। तो ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हो गए, कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन, रिड्रेस, रीएम्बर्समेंट, ये सब क्या हो गया, रिपारेशन का सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स, डेप्थ, लॉस, हानि, डैमेज, क्षति, पेनल्टी, दंड, डिफॉल्ट, अविलंबता, ये सब क्या होगा, इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे ना रिपारेशन के। कैसे यूज़ करेंगे इस वर्ड को, इट कैन बी यूज्ड इन GS2 एसेज ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, जब आप GS2 के एसेज लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैसे, रिपारेशंस कैन सीवियर एज अ टूल फॉर पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशन। रिपारेशंस कैन सर्व एज अ टूल फॉर पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशंस। निमोनिक देखें, रिपेयर प्लस नेशन, दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, रिपेयर और नेशन, मतलब रिपारेशन, रिपेयरिंग द डैमेज, डैमेज को रिपेयर करना। फाइन, आप इस पिक्चर के थ्रू भी इजीली इस वर्ड को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिज टूट गया है ना, और नीचे से पानी जा रहा है, यहाँ वर्कर्स जो है ब्रिज को जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पैसे रखे हुए हैं, मतलब रिइम्बर्समेंट है, ये कंपेंसेशन है, पैसे दिए गए हैं ताकि ये ब्रिज जो है जोड़ा जा सके। ठीक है, रिपेयरिंग द डैमेज, निमोनिक से याद रखिए, डैमेज को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे पैसे देना। चलिए आ जाइए पार्ट 2 पे, फ्रेजल वर्ब्स। कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और प्रपोजिशन या एडवर्ब का, जिससे एक नया मीनिंग फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गिव अप। अब गिव अप का मतलब ये नहीं कि
गिव करना या ऊपर जाना अप, इसका मतलब होता है क्विट करना, ख़त्म करना। चलिए फर्स्ट देखिए, स्ट्राइक आउट एडिटोरियल से क्या मीनिंग होता है इसका, टू अटैक और हिट अ टारगेट, टू अटेम्प्ट फोर्सफुली, हमला करना, प्रयास करना, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्ट्राइक आउट। एग्जाम्पल देखिए, इसराइल continues to strike out at Iranian targets despite warnings। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये चल ही रहा है, कन्फ्लिक्ट वगैरह वॉर चल रही है, तो उसी बेस पे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे दिया। सेकंड है एडिटोरियल से फ्रेजल वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, पुल बैक। क्या मतलब होता है इसका, टू रिट्रीट, विड्रॉ और स्टॉप अ प्लान्ड एक्शन, पीछे हटना, वापसी करना। एग्जाम्पल, ट्रम्प हैड टू पुल बैक फ्रॉम हिज थ्रेट टू बॉम्ब ईरान्स पावर प्लांट्स। ट्रम्प ने क्या करा, पुल बैक किया, उसने स्टॉप कर दिया अपने प्लान्स, विड्रॉ कर दिए, वापसी ले लिए, पीछे हट गया, किस चीज़ के, थ्रेट करने के लिए ईरान के पावर प्लांट्स को, किससे, बॉम्ब से। ठीक है, ये सब चल ही रहा है वॉर वगैरह में, तो हम इजीली इसको समझ सकते हैं। फिक्स प्रपोजिशन देखिए आज के ही एडिटोरियल से, फर्स्ट है टेक ऑफेंस एट। टेक ऑफेंस एट, देखिए एट लगा हुआ है ना, फिक्स प्रपोजिशन, क्या मतलब होता है, टू फील अपसेट और एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग सेड और डन, किसी बात से नाराज़ होना, बुरा मानना। एग्जाम्पल देखिए, ईरान डिड नॉट टेक ऑफेंस एट ट्रम्प्स क्लेम्स ऑफ विक्ट्री बट रिस्पॉन्डेड विद काउंटर स्ट्राइक्स। ईरान ने क्या करा, ऑफेंस नहीं लिए ट्रम्प्स के क्लेम पे विक्ट्री के, बट कैसे क्या करा उसने, रिस्पॉन्स करता रहा वो काउंटर अटैक्स, काउंटर स्ट्राइक्स करते हैं, जैसे जैसे ट्रम्प ने अटैक किए वैसे ईरान ने भी अटैक करने शुरू कर दिए थे। चलिए सेकंड देखिए, प्रायोरिटी ओवर। ओवर देखिए यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन लगा हुआ है, क्या मतलब होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग एल्स, प्रीसीडेंस, किसी चीज़ पर महत्व, प्राथमिकता। एग्जाम्पल देखिए, ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बिकेम वन ऑफ ट्रम्प्स की प्रायोरिटीज ओवर अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या हुआ है, ट्रम्प लड़ाई रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और जो उसके प्लान्स थे ईरान के पावर प्लांट को ख़त्म करने के लिए, वो रोक दिए गए हैं, ट्रम्प ने वो रोक दिए हैं। और अब उसकी मेजर प्रायोरिटी क्या बन गई है, किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोला जाए, क्यों, क्योंकि वहाँ से जो है ऑयल्स का आना जाना होता है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है गैस और ऑयल का। तो अब उसकी प्रायोरिटी क्या बन गई डोनाल्ड ट्रम्प की, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोला जाए। चलिए कोलोकेशंस, इसी बेस्ड पे जो है सारा एडिटोरियल है वो अभी हम समझेंगे। मैं आपको पहले सारी वोकैबलरी करा दूँ, ताकि जब हम अभी एडिटोरियल हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में तो आपको समझ में आने लगेगा इजीली। कोलोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी देखते हैं। क्या होते हैं, पेयर होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो साथ में लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट कोलोकेशन है मेक अ डील, एडिटोरियल से ही है। किस तरह से आया ये एडिटोरियल में, रिफर्स टू ट्रम्प पोटेंशियली नेगोशिएटिंग विद ईरान टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, द लीस्ट डैमेजिंग वे आउट फॉर मिस्टर ट्रम्प इज टू स्ट्राइक अ डील विद ईरान एंड गेट आउट ऑफ दिस वॉर। इस तरह से सेंटेंस आया ये, एन एग्जाम्पल भी यहाँ पे आया, स्ट्राइक अ डील देखिए ना। अब इसका मतलब क्या होता है और किस तरह से यूज़ होता है, देखिए कॉलोकेशन। ये हमेशा फॉर्मल राइटिंग में इंग्लिश में हम क्या रखेंगे, डील जो है वो नेचुरली पेयर होता है वर्ब्स के साथ, जैसे मेक अ डील या स्ट्राइक अ डील। नेगोशिएट करने के लिए या रेफर करता है ये दो एग्रीमेंट्स, ठीक है ना, एग्रीमेंट वाली जब बात हो रही हो, नेगोशिएशन की बात हो रही हो, तो हम वहाँ पे मेक अ डील या स्ट्राइक अ डील वर्ड यूज़ करेंगे। कभी भी हम डू अ डील नहीं लिख कर आएंगे फॉर्मल राइटिंग्स में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द कंट्रीज फाइनली डिसाइडेड टू मेक अ डील टू इंश्योर पीस। कंट्रीज़ ने फाइनली डिसाइड कर लिया और डील करी क्या, ताकि पीस को इंश्योर किया जा सके। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट कोलोकेशन इज लॉन्च मिसाइल्स। ये तो बहुत ही यूज़ हो रहा है आजकल न्यूज़पेपर में ना, लॉन्च मिसाइल्स क्या मतलब होता है और एडिटोरियल में कैसे यूज़ हुआ है देखिए। रेफर्स टू ईरान फायरिंग मिसाइल्स एट गल्फ कंट्रीज एंड इसराइल, है ना, जो ईरान जो फायर कर रहा है मिसाइल्स को गल्फ कंट्रीज में और इसराइल पे, उसके लिए यूज़ हुआ हो रहा है ये कोलोकेशन। येट एग्जाम्पल देखिए, येट ईरान continues to launch missiles at Persian Gulf countries and Israel। ठीक है, हमेशा देखिए, अब आप देखिए लॉन्च जो है वो नेचुरली कोलोकेट्स होता है वेपन्स के साथ, मिसाइल्स के साथ, ठीक है, या अटैक्स के साथ, या तो मिसाइल्स आ जाएगा या अटैक्स आ जाएगा फॉर्मल इंग्लिश में। हमेशा हम बोलते हैं लॉन्च मिसाइल्स, कभी भी आप फायर मिसाइल्स नहीं लिख कर आएंगे, ठीक है, या बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द मिलिट्री प्लान्स टू लॉन्च मिसाइल्स एज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आ जाइए। एग्रेशन इज़ अ वर्ड, इसका सेंटेंस क्या आ सकता है आपके लिए एग्ज़ाम में, देखिए, हॉस्टाइल और वॉयलेंट बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स, एन अटैक और एक्ट ऑफ हॉस्टिलैलिटी, आक्रमण करना, है ना, उसे क्या बोलते हैं, एग्रेशन। तो एसएससी वाले बच्चों के लिए देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, इसका मीनिंग ध्यान से देख लिए, एग्जाम्पल करते हैं अब। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन has outlined conditions for ending the war, guarantees against future aggression. सेकेंड इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, रिटेलिएशन, ये एडिटोरियल से ही है दोनों, और इसका कैसे सेंटेंस आ सकता है, क्या मतलब होता है इसका, एन एक्शन टेकन इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और ऑफेंस, काउंटर अटैक, ठीक है, पलटवार करना, प्रतिशोध करना, रिटेलिएशन। एग्जाम्पल देखें, ईरान हैज़ लार्जली इग्नोर्ड मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट्स, रिस्पॉन्डिंग टू एस्केलेशन विद काउंटर एस्केलेशन और रिटेलिएशन। ईडियम्स पे आ जाइए। फर्स्ट वाला जो है देखिए ये एडिटोरियल से है, और सेकंड वाला जो मैंने लिया है वो रिलेटेड है आज के थीम के ऊपर, आज के एडिटोरियल के ऊपर, क्योंकि आज एक ही ईडियम था तो मैंने यहाँ पे आपको ये शो कर दिया फर्स्ट वाला। लाइक एन अनहिंज्ड बुली, दिस इज़ फ्रॉम द एडिटोरियल। क्या मतलब होता है इसका, एक्टिंग इन अ रेकलेस, एग्रेसिव और अनकंट्रोल्ड मैनर, बेकाबू और दबंग तरीके से व्यवहार करना। एग्जाम्पल देखिए, Israel continues to pound Iran and Lebanon like an unhinged bully. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट idiom, बैक इनटू द कॉर्नर, ठीक है, बैक इनटू अ कॉर्नर का मतलब क्या होता है, टू बी इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव नो इजी ऑप्शंस लेफ्ट एंड आर फोर्स टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनवांटेड। एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ, कोने में गिर जाना, ऐसी स्थिति जहाँ कोई आसान रास्ता ना बचे और मजबूरी में फैसला लेना पड़े, ठीक है, बैक इनटू अ कॉर्नर का मतलब होता है। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज बैकेंड इनटू अ कॉर्नर सो ही फाइनली एग्रीड टू दी डील। पार्ट फोर्थ, जार्गन्स। जार्गन्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टर्म्स और फ्रेजेस होते हैं जो पर्टिकुलर फील्ड में यूज़ होते हैं या प्रोफेशन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के एडिटोरियल से क्या है। फर्स्ट है सैंक्शंस। सैंक्शन आपने वर्ड सुना होगा बहुत ज़्यादा, न्यूज़ में एडिटोरियल में पढ़ा है, या इंग्लिश में अगर न्यूज़ आप देखते हैं तो वहाँ पे भी ये वर्ड बोला जाता है। कौन सा टाइप का जार्गन है कि यहाँ यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, ऑफिशियल पेनल्टीज और रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन अनदर, ठीक है, ऐसी पेनल्टीज होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो एक कंट्री इम्पोज करती है दूसरे कंट्री पे, यूजुअली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर और पनिश करने के लिए, ठीक है, आर्थिक या राजनीतिक प्रतिबंध। एग्जाम्पल, Trump's administration has already eased some sanctions on Iran's oil. Now, second very important jargon, nuclear program. पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस, डिफेंस में यूज़ होता है ये jargon। क्या मतलब है इसका, अ गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम एम्ड एट डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु कार्यक्रम या परमाणु हथियार विकास योजना। Example, the US and Israel aimed to force Tehran to shut down its nuclear program. यूएस और इसराइल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं तेहरान को कि वो अपनी शट डाउन कर दे न्यूक्लियर प्रोग्राम को। सो फाइनली वी आर ऑन द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। इसको आप रीड करिए पैराग्राफ को, आई एम गिविंग यू ओनली 1 minute, हाई, देन वी विल डिस्कस इट एंड आफ्टर दैट वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन द एडिटोरियल। So let's start the explanation.
मेरे साथ साथ समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू पोस्टपोन अटैक्स ऑन ईरान्स पावर प्लांट्स, किसके ऊपर है? डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर है। उनका डिसीजन है क्या? पोस्टपोन करने का अटैक्स को। किस पे? ईरान के पावर प्लांट्स पे। आगे बढ़ते हैं और फिर इस चीज़ को समझते हैं क्यों पोस्टपोन किया गया अटैक को। 36 hours after issuing a 48-hour ultimatum to Tehran to reopen the Strait of Hormuz is the clearest sign yet that the war is not going according to his plan। ठीक है, कब दिया गया ये? कब हुआ ये डिसीजन? कब लिया डोनाल्ड ट्रंप ने? 38 आवर्स के बाद, जब 48 आवर्स का अल्टीमेटर भेज दिया गया तेहरान को। किस चीज़ के ऊपर? कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, आपको पता है वहाँ से ऑयल्स आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है नेचुरल गैस का, ऑयल का, ठीक है, क्रूड ऑयल का, कि वो जो है, जो पाथ है, ठीक है, वो खोली जाए। जो स्ट्रेट है, ये जो ओशन रूट है, ये खोल दिया जाए, जो ईरान ने बंद कर दिया है। और इसकी वजह से ये क्या दर्शा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था ईरान को ख़त्म करने का, वहाँ के पावर प्लांट्स को ख़त्म करने का, वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। आगे बढ़ते हैं। ओवर द पास्ट वीक मिस्टर ट्रंप हैज़ डिक्लेयर्ड विक्ट्री, क्लेमिंग दैट यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स हैड डिस्ट्रॉयड ईरान्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़। और कुछ हफ्ते पहले से हम ये सुन रहे थे न्यूज़ वगैरह में कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दी है विक्ट्री। क्या कहकर? कि यूएस ने और इसराइल ने मिलके स्ट्राइक्स करके डिस्ट्रॉय कर दिए ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़। ठीक है, ये अब बहुत हम सुन रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो है खुलेआम बोल रहे थे ये बात मीडिया में। येट आगे बढ़ते हैं। ईरान कंटिन्यूज टू लॉन्च मिसाइल्स एट पर्शियन गल्फ कंट्रीज एंड इसराइल। लेकिन ईरान जो है वो लगातार मिसाइल लॉन्च करता रहा। कहाँ पे? पर्शियन गल्फ कंट्रीज पे और इसराइल पे। ठीक है, वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। और कंट्रोल भी रखा कहाँ पे? जो ओशन की पाथ है, स्ट्रेट बनी हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बोलते हैं, जहाँ से ऑयल्स का आना जाना होता है, ठीक है, वो वहाँ पे भी कंट्रोल रखा गया है ईरान के द्वारा और बंद कर दिया गया है वो स्ट्रेट, विच प्रिवेंट्स मिस्टर ट्रंप फ्रॉम एक्सट्रिकेटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अ कन्फ्लिक्ट whose economic costs are mounting globally। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो तेल के प्राइस हैं, आपको पता है क्रूड ऑयल के प्राइस हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह के प्राइस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबली। और इस चीज़ को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को ये फैसला जो है, जो प्लान उन्होंने बनाया था ईरान का पावर प्लांट्स को ख़त्म करने का, वो ख़त्म कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है और अपनी बात को वो वापस ले रहे हैं। सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 28। कब शुरू हुई थी वॉर? February 28 में। ईरान हैज़ लार्जली इग्नोर्ड मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट्स, रिस्पॉन्डिंग टू एस्केलेशन विद काउंटर एस्केलेशन। ठीक है, तो 28 फरवरी से ये लड़ाई शुरू हुई थी, वॉर शुरू हुई थी, और ईरान ने इग्नोर किया मिस्टर ट्रम्प के थ्रेट्स को, साथ ही साथ रिस्पॉन्ड किया किससे? काउंटर एस्केलेशन से। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मिस्टर ट्रंप ने या यूएस की तरफ से कोई हमला हुआ है तो ईरान ने क्या करा? दोबारा से अटैक किया, उसका जवाब दिया, ठीक है, बदला दिया। तो इस तरह से वो थ्रेट से नहीं डरा ईरान जो है, उसने हमला किया, साथ में लड़ाई लड़ी है। और ये जो ग्लोबली जो तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ईरान के कब्जे में है, बंद कर दी गई है, ऑयल का रूट बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से आप याद रखिए ग्लोबली इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है ना। इकोनॉमिक जो है प्राइस जो है बढ़ते जा रहे हैं तेल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। किस वजह से जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्टपोन किया अटैक्स, तो मेन रीज़न यही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। व्हेन द यूएस, अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से लड़ाई हुई है, किस तरह से आगे बढ़ी है लड़ाई, और किस तरह से ईरान ने हमला किया है, वो सब यहाँ बताया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे और अपने आंसर्स के लिए आपके बहुत ज़रूरी है। देखिए, व्हेन द यूएस बॉम्ब खर्क आइलैंड, जब यूएस ने बॉम्ब किया, कहाँ पे बॉम्ब किया? खर्क आइलैंड पे। तो ईरान ने स्ट्रक किया अमेरिकन बेसिस इन द रीजन। ईरान ने क्या करा? रोक दिया अमेरिकन बेसिस को रीजन में। फिर क्या हुआ? दूसरा देखिए, व्हेन इज़राइल टारगेटेड साउथ पार्स, जब इसराइल ने टारगेट किया साउथ पार्स को, तो ईरान ने क्या करा? ईरान हिट एनर्जी फैसिलिटीज़ अक्रॉस कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड इसराइल। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया।
उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दी नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी वॉज स्ट्रक। अब यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात हो रही है ईरान में। क्या हुआ, जब यहाँ पे हमला किया गया, नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया गया, तो क्या हुआ, तेहरान टारगेटेड डिमोना द इजरायली टाउन होस्टिंग इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तेहरान ने क्या करा, ईरान ने क्या करा, टारगेट कर दिया डिमोना पे, जहाँ पे इसराइल का एक टाउन है जहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो देखिए 3 पॉइंट्स आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों पॉइंट्स, ठीक है। क्या क्या हुआ है, किस तरह से हमले हुए हैं, किस तरह से ईरान ने बदला लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। When Mr. Trump threatened strikes on Iran's power plants, Tehran warned of attacks on Gulf and Israeli energy assets and US financial interests, forcing him to make U-turn। इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एडिटर ने बहुत अच्छे से कंक्लूड करा है इस पैराग्राफ को। देखिए, जब भी ट्रंप ने थ्रेटन किया स्ट्राइक करने के लिए ईरान के पावर प्लांट्स को, ठीक है, तो क्या बोला तेहरान ने, क्या करा वापसी में। ये फोर्थ पॉइंट आप समझ लीजिए, 3 पॉइंट्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये लास्ट पॉइंट है। तेहरान ने क्या करा, वार्न करा कि वो भी अटैक करेगा गल्फ में। गल्फ में किस चीज़ के लिए अटैक करेगा वो, इसराइल के एनर्जी और ऑयल एसेट्स पे, ठीक है। और और क्या करेगा साथ में, यूएस फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फोर्सिंग हिम टू मेक अ यू टर्न, और टारगेट करेगा यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम्स को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यूएस को यू टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है, मिस्टर ट्रम्प को यू टर्न लेना पड़ेगा, फाइन। इसकी वजह से ही ये जो अटैक्स हैं पोस्टपोन किए गए हैं, जो ईरान के पावर प्लांट्स पे किए जाने थे डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा, फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये काम, अगर वो पावर प्लांट्स पे हमला करेगा यूएस, मिस्टर ट्रम्प करेंगे ईरान के पावर प्लांट पे, तो क्या होगा, उसने वार्निंग दे दी है तेहरान ने कि वो भी अटैक करेगा गल्फ कंट्रीज़ में। कहाँ पे, किस चीज़ के ऊपर, ऑयल और एनर्जी रिजर्व जितने ही बने हुए हैं इसराइल के, ठीक है, वहाँ पे जितने भी ऑयल एनर्जी सिस्टम्स बने हुए हैं इसराइल के, और साथ ही साथ यूएस के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी वो ख़त्म कर देगा, फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी वो ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, करंट न्यूज़ है, इसको आप ध्यान से समझें, पॉइंट्स को याद रखें, जो यहाँ से लेके मैंने आपको बताए हैं ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको भी रीड करिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, देन वी विल डिस्कस इट। तो चलिए आ जाइए वापस आर्टिकल पे। योर 1 मिनट इज ओवर, लेट्स डिस्कस। बहुत अच्छा पैराग्राफ है ये भी। बिफोर द वॉर बिगेन द यूएस एंड इसराइल हैड सेट एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ का बताया गया है कि वॉर शुरू होने से पहले यूएस और इसराइल ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे। क्या थे वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। Forced Tehran to shut down its nuclear program and ship out the highly enriched uranium, cut off Iran's support for non-state militias in West Asia, and dismantle its missile capabilities। ये थे ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे 4 चीज़ों की बात हो रही है, ध्यान से देखिए। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसराइल और यूएस के साथ में मिलकर, उन्हें क्या करना है ईरान का, फोर्स करो, तेहरान को फोर्स किया गया कि वो शट डाउन कर दे अपना सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहली चीज़। उसके बाद बोला कि शिप आउट करे सारा जितने भी यूरेनियम वहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो सारा एनरिच यूरेनियम किसको दे, यूएस और इसराइल को, ये बात बोली गई थी। तीसरी क्या बोली गई, कट ऑफ ईरान सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट मिलिटियाज इन वेस्ट एशिया, ठीक है, ईरान जो है सपोर्ट करना बंद कर दे मिलिटेंट ग्रुप्स को वेस्ट एशिया में, ये तीसरी बात है, ये था ऑब्जेक्टिव। और फोर्थ बात क्या थी, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या था, कि जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ईरान के मिसाइल कैपेबिलिटीज़ को। दीज आर दी 4 मेन पॉइंट्स जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, किसके साथ में मिलके, यूएस और इसराइल के। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे क्या बात हो रही है। 25 डेज लेटर, 25 दिन के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। One of Mr. Trump's key priorities is to open the Strait of Hormuz, which was closed only after the war broke out। अब इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे, ये ऊपर जो बात मैंने आपको बताई, लेकिन 25 दिन के बाद मिस्टर ट्रम्प ने अपना डिसीजन बदल लिया है।
क्या हो गया अब उनका प्रायोरिटी सिर्फ यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। क्यों खोला जाए ये आपको मैंने पहले पैराग्राफ में बता दिया, क्योंकि प्राइसेस जो हैं ग्लोबली तेल के बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ से तेल का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है ईरान के द्वारा। अब ट्रम्प चाह रहे हैं कि वो रास्ता खोल दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, चलें देखते हैं और क्या मज़ेदार बात हुई है। ही डज नॉट हैव ईजी ऑप्शन टू डू सो। ही हैज़ ईदर टॉक टू तेहरान एंड मेक अ डील और ऑथोराइज अ ग्राउंड ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन ये करना अब आसान नहीं रहा यूएस के लिए। उसके पास दो ही ऑप्शन है, पहली तो या तो वो पीस टॉक करे तेहरान से, ठीक है, और एक डील बना ले, या फिर ऑथोराइज कर ले ग्राउंड ऑपरेशन, या फिर वो ग्राउंड ऑपरेशन करे, मतलब आगे बढ़े लड़ाई के अंदर। अब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? रिपोर्ट सजेस्ट द यूएस हैज़ ऑलरेडी डिस्पैच्ड थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है कि ये जो करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना आसान नहीं है। अब दो ही बातें आगे आती हैं यूएस के सामने, मिस्टर ट्रम्प के सामने, या तो वो तेहरान के साथ बात करके डील कर लें, या फिर वो ग्राउंड ऑपरेशन करें। और रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं? रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती है कि यूएस ने क्या कहते हैं, मरीन्स के द्वारा सोल्जर को भेज दिया है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ठीक है, मरीन्स आप जानते हैं ना, सबमरीन, समुद्री लड़ाई जो होती है, समुद्री रास्ते के थ्रू सबमरीन्स जाती हैं, उसमें सोल्जर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मरीन्स, सबमरीन्स। यहाँ शॉर्ट वर्ड यूज़ हुआ है सबमरीन्स का, मरीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, येट मिस्टर ट्रम्प Yet, Mr. Trump's U-turn on strikes on power plants indicates that he may be seriously weighing talks. ठीक है, लेकिन जो मिस्टर ट्रम्प ने यू टर्न लिया है, ये स्ट्राइक्स बंद कर दिए हैं पावर प्लांट्स पे, क्या दिखाता है? इंडिकेट कर रहा है कि वो सीरियसली होके बात करना चाह रहे हैं तेहरान से, पीस टॉक करना चाह रहे हैं। लेकिन जो है, अब बात करने का क्या फ़ायदा? अब देखिए यहाँ पे ईरान भी अपनी बात रखेगा। ईरान हैज़ डिसमिस्ड मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम्स दैट नेगोशिएशंस आर अंडर वे। ईरान ने मना कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प से बात करने के लिए कि हम इस तरह से बात नहीं करेंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। और क्या बोला है ईरान ने? बट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए। बट प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन हैज़ आउटलाइंड कंडीशंस फॉर एंडिंग द वॉर। लेकिन आप वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ उन्होंने कंडीशंस रखी हैं कि हम ये बात आप मानोगे तो ही हम वॉर को एंड करेंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन से इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, समझिए, मैं पढ़ती हूँ। गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन, कि ट्रम्प जो है गारंटी ले किस चीज़ का, कि कोई भी जो है फ्यूचर एग्रेशन नहीं होगा। और इनफैक्ट ये सिर्फ यूएस के लिए नहीं है, इजराइल के लिए भी है, क्योंकि इजराइल जो है वो साथ दे रहा है ना यूएस का, दोनों साथ में फ्रेंड्स हैं, अलाए हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, क्या किस कंडीशन पे वॉर एंड करेगा तेहरान? जब जो है गारंटी ली जाएगी कि उस पर कोई भी आगे एग्रेशन नहीं होगा, कोई भी आगे कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई भी फ्यूचर अटैक्स नहीं होंगे। सेकंड देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड देखिए, रिपार्केशंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। रिपार्केशंस का मतलब मैंने आपको बताया था, रिग्रेशन एग्रेशन का भी समझाया था। अब आ गया रिपारेशंस। क्या होता है? कंपनसेशन देना, है ना। तो कंपनसेशन दी जाए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है ईरान के। ठीक है, ये बोला है प्रेसिडेंट ने ईरान के। और क्या बोला है? एंड रिकॉग्निशन ऑफ ईरान्स लेजिटिमेट राइट्स विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज सैंक्शन रिलीफ। और क्या करा जाए? रिस्पेक्ट करी जाए ईरान के राइट्स पे। ठीक है, तो ईरान के अपने राइट्स हैं, उसको रिस्पेक्ट करें, और जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं तो यूएस सारे सैंक्शंस हटा दे। ये कंडीशंस रखी हैं वहाँ के प्रेसिडेंट ने वॉर को रोकने के लिए। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। मिस्टर ट्रंप, whose administration has already eased some sanctions on Iran's oil, could be looking for a deal and Tehran could reciprocate if common ground is found. ठीक है, क्या बात हो रही है कि मिस्टर ट्रम्प ने जो है पहले से ही रिड्यूस कर दिए हैं ऑयल के ऊपर सैंक्शन जो लगे हुए थे। ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि इस तरह से पीस टॉक्स हो जाएं और ईरान जो है ये अपनी बातें वापस ले ले, और एक ग्राउंड लेवल पे, कॉमन ग्राउंड लेवल पे ये सब चीज़ें, मामला सारा सुलझ जाए, एग्री हो जाए ईरान। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लास्ट लाइन है। कंक्लूड किस तरह कर रहे हैं राइटर्स, देखिए एडिटर्स। बट फॉर एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट टू प्रोग्रेस, Mr. Trump must first rein in his ally Israel, which continues to pound Iran and Lebanon like an unhinged bully. आ गया, देखिए मुहावरा आ गया यहाँ पे, idiom unhinged bully।
The military path that he has embraced is showing clear limits. The least damaging way out for Mr. Trump is to strike a deal with Iran and get out of this war. क्या मतलब हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वॉर को रोकने से ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या बताया गया है कि मिस्टर ट्रम्प को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने एलाय को, जो इज़राइल है उसके फ्रेंड, उसको भी रोकना पड़ेगा कि आप भी जो है ये जो अटैक्स करने बंद कर दीजिए, क्योंकि वो अभी भी इज़राइल जो है अभी भी अटैक कर रहा है ईरान और लेबनान पे। ठीक है, कैसे कर रहा है? अनहिंज बुली की तरह इसको डिस्क्राइब करा गया है इज़राइल को ईडियम से। तो अगर आगे आपको वो क्या कह रहे हैं, राइटर्स क्या कह रहे हैं कि जो इस मिस्टर ट्रम्प का प्लान था, जो ऑब्जेक्टिव्स थे दोनों कंट्रीज़ के, इसराइल और यूएस के, वो साथ में अब काम नहीं कर रहे हैं, प्लान्स स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। और अगर दोनों को सेफेस्ट और बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो ईरान के साथ डील करनी पड़ेगी और इस वॉर को एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द पैराग्राफ, दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब हम चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आएंगे वो हम सब डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, वी आर ऑन पार्ट 5A नाउ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगी, जितने भी CUET वाले स्टूडेंट्स हैं, SSC वाले और जामिया के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन सब में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, पैसेज बेस्ड आता है। तो आप प्लीज़ पार्ट 7 पे मूव ऑन कर दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि जो पार्ट 7 में क्वेश्चन आंसर्स हैं वैसे ही आपके आते हैं। बाकी जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस के पेपर की या प्रीलिम्स की, सीसेट की, वो सारे बच्चे मेरे पास यहाँ पे रुकेंगे और हम देखेंगे किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे। तो दीज आर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस भी हो रही है इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, और करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस के पेपर में, इस पे से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखें यूपीएससी मेंस वाले स्टूडेंट्स किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से आप आंसर करके आएंगे, बिकॉज न्यूज़ तो हर जगह है। ये जो चीज़ बात एडिटोरियल में हुई है, यही अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर में दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, राइट। लेकिन इसको समझकर आंसर करना ये बहुत मुश्किल काम है। आंसर लिखना, किस तरह से आपको आंसर लिखना है, हमें पॉइंट्स तो पता लग गए, लेकिन हाउ वी हैव टू राइट द परफेक्ट आंसर, फॉर्मल आंसर, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डिप्लोमेसी वर्सेस मिलिट्री एक्शन इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या करना है आपको? क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्या एग्जामिन करना है? क्या एग्जामिन करना है? रोल ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है, वर्सेस मिलिट्री एक्शन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को? विद रेफरेंस टू द यूएस ईरान वॉर सिनेरियो डिस्कस्ड इन द एडिटोरियल। अब जैसे एडिटोरियल में बात करी गई, यहाँ पे आपको पैसेज दे देंगे, डिस्कस इन द पैसेज, है ना। तो रेफरेंस देते हुए यूएस ईरान वॉर का जो सिनेरियो चल रहा है एडिटोरियल में, उसको देखते हुए आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। आंसर कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ बताती हूँ। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, डिफाइन करेंगे डिप्लोमेसी क्या होती है, मिलिट्री एक्शंस क्या होते हैं, मेंशन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। उसके बाद क्या बताएंगे आप, बॉडी, जो मेन बॉडी होती है, बीच की पार्ट होता है आंसर का, उसमें क्या बताएंगे? हाईलाइट ट्रम्प्स इनिशियल मिलिट्री अप्रोच एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, मिसाइल स्ट्राइक्स, पावर प्लांट थ्रेट्स, यू टर्न्स, ये सब बताएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कस द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट, emphasize Iran's counter escalation and the statement over the Strait of Hormuz। ठीक है, काउंटर एक्सकलेशन कैसे करे ईरान ने, है ना, हमला कैसे उसने किया दोबारा से, कैसे जवाबदेही करी, पलट कर वॉर किया, वो बताएंगे आप। और साथ में बताएंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसने क्या स्टेटमेंट दिए, वहाँ के प्रेसिडेंट ने। वो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए एडिटोरियल में, आपको पता है। उसके बाद आप बताएंगे सजेस्ट डिप्लोमेसी एज अ प्रेफरेबल ऑल्टरनेटिव इंक्लूडिंग नेगोशिएशन, रिपारेशंस एंड ईजिंग सैंक्शंस। आप डिप्लोमेसी के बारे में बताएंगे, किस तरह से ये सारी चीज़ें अगर नेगोशिएशन हो जाए, रिपार्केशन हो जाए, सैंक्शंस हट जाएँ, तो किस तरह से इसको सुलझाया जा सकता है मामले को, ये बताएंगे। अच्छा, लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे? कंक्लूड विद अ बैलेंस व्यू पॉइंट। बैलेंस व्यू पॉइंट देंगे आप। मिलिट्री डिटरेंस में बी नेसेसरी बट डिप्लोमेसी इंश्योर सस्टेनेबल पीस। इस तरह से आप इसको कंक्लूड करेंगे।
कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इवेलुएट करना है आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग अलाइज actions in international relations with reference to the editorial's discussion of Israel's role in the Iran conflict. ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, पहले इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अलाइड कोऑर्डिनेशन इन फॉरेन पॉलिसी, उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हाउ इजराइल्स यूनिलैटरल strikes complicated US objectives, discuss the need for leadership to rein in allies for coherent foreign policy strategy, हाईलाइट करेंगे एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एडिटोरियल, स्ट्राइक्स ऑन ईरान एंड लेबनन ऑनगोइंग एस्केलेशन, उसके बाद सजेस्ट करेंगे वेज टू बैलेंस अलायंस ऑब्लिगेशंस विद नेशनल स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, कंक्लूजन देंगे, किस तरह से देंगे कंक्लूजन, स्ट्रेस दैट इफेक्टिव डिप्लोमेसी रिक्वायर्स बोथ मैनेजिंग एलाइज एंड एंगेजिंग एडवर्सरीज टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट रिस्क। ठीक है, जो यूएस साथ दे रहा है इसराइल का, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो यूएस हमला कर रहा है और साथ साथ जो इसराइल है वो भी लेबनान और ईरान पे कॉन्टिन्यूस अटैक्स कर रहा है। तो किस तरह से अगर हमें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस बना के रखने हैं, पीस बना के रखना है, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है, तो किस तरह से हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको इवेलुएट करना है पैसेज को देखते हुए जो मैंने समझा दिया है। So now we are on CSET analytical question. This is the question based on the editorial. Which of the following statements logically follows? ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शंस रीड करने हैं, आंसर सोचिए, देन आई विल टेल यू द आंसर। इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है एक CSET के एग्ज़ाम में, तो आप ध्यान से पैसेज को रीड करिए। यहाँ पे एडिटोरियल दे रखा है, बेस्ड ऑन द एडिटोरियल आपका पैसेज आ सकता है, बेस्ड ऑन द पैसेज जो भी पैसेज आपको वहाँ पे गिवन होगा उस हिसाब से क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस रीड करें और सोचिए क्या हो सकता है सही आंसर। So answer is C. Diplomatic negotiation with Iran may require controlling elite actions. Now this is analytical summary, and why I have given you this summary because आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, जैसे आपका ऐसे राइटिंग आता है, प्रिसाइज राइटिंग आता है, या जीएस के आपको आंसर्स लिखने होते हैं, तो आप किस तरह से वहाँ पे आंसर्स को शुरू कर सकते हैं या आंसर्स को लिख सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ये सारा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, और ये एडिटोरियल पे ही है समरी। ठीक है, और यहाँ पे सारे जो वोकेबलरी हमने पढ़ी है वो यहाँ पे यूज़ भी हुए हैं वर्ड्स। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प्स मिलिट्री अप्रोच टूवर्ड्स ईरान हैज़ शोन क्लियर लिमिट्स as escalation, retaliation, and the threat of power plant strikes have failed to achieve strategic objectives. The least damaging path towards is to pursue diplomatic negotiations, manage allied actions, and address reparations and ultimatums to restore regional stability. Fine. एडिटोरियल की बात सारी शॉर्ट करके आपको बता दी गई है। चलिए, यूपीएससी सिलेबस देख लीजिए किस कंटेक्स्ट में यह आता है। थीम जो एडिटोरियल की है, एडिटोरियल रिलेट्स टू GS2 and GS3 as it discusses international relations, diplomacy, conflict management in West Asia, highlighting the role of foreign policy and strategic decision making. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन पार्ट 6A। किस तरह से आपके ऐसे थीम्स और क्वेश्चंस आ सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट थीम देखिए, डिप्लोमेसी वर्सेस मिलिट्री एक्शन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कहाँ पे यूज़फुल है, GS2 गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और GS3 सिक्योरिटी। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं थीम के ऊपर, क्रिटिकली एग्जामिन करें द इफेक्टिवनेस ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशंस वर्सेस डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सेकंड क्वेश्चन देखें, डिस्कस द रोल ऑफ डिप्लोमेसी इन रिड्यूसिंग रीजनल टेंशंस एंड साइटिंग रीजनल एग्जाम्पल्स को लिखते हुए बताएं, डिस्कस करें। सेकेंड थीम देखिए, मैनेजिंग एलीज इन फॉरेन पॉलिसी, यूजफुल इन GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस एंड बायलैटरल रिलेशंस। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनालाइज हाउ अ नेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अफेक्टेड बाय अनकंट्रोल्ड एक्शंस ऑफ इट्स एलीज। सेकंड, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विद एलीज इन शेपिंग कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी। जितने भी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना क्रिटिकली एग्जामिन करने को, डिस्कस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, ये वाले वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं ना, डिस्कस करें, क्रिटिकली एनालाइज करें, एग्जामिन करें, एवेलुएट करें, डिस्कस करें। इसका मतलब पता है क्या होता है, आपको ना अपने व्यू पॉइंट्स भी आंसर्स में डालने होते हैं, इसका मतलब ये होता है।
ठीक है, तो अपने व्यू पॉइंट ज़रूर देंगे, पहले सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे और फिर अपने सजेशंस, अपने व्यू पॉइंट्स, है ना, जो आपके वे ऑफ सेइंग है। जैसे आप एडिटोरियल देखते हैं ना, वहाँ पे एडिटर जो है अपनी बात भी रखते हैं आखिर में, किस तरह से सुलझाया जा सकता है मामला या किस तरह से ये बात हो सकती है। तो इन सब का मतलब भी यही होता है कि इन आंसर्स में आपको अपनी बात भी कहनी है। ठीक है, चलिए लास्ट थीम देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ वार किस में आएंगे, कहाँ यूजफुल है? यूजफुल इन GS3 सिक्योरिटी इकोनॉमी या ऐसे पेपर कन्फ्लिक्ट एंड डेवलपमेंट। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखिए, इवेलुएट द इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक कॉस्ट ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड रीजनल स्टेबिलिटी। डिस्कस करें, नेक्स्ट देखें, डिस्कस हाउ वॉर्स इम्पैक्ट एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। पार्ट 6B यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 MCQs आते हैं उसमें भी। कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह से आते हैं, देखिए, क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। रीड द ऑप्शंस, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पे रीड करना है, सोचिए क्या हो सकता है और फिर मैं आंसर आपको बताती हूँ। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस ऑन अ कंट्री। ठीक है, ये 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको यहाँ पे रीड करके बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे ABCD, सोचिए क्या है हो सकता है आंसर, करेक्ट आंसर। आंसर इज बी। बी में क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। कमिंग टू दिस थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रीड करें जल्दी से ABCD एंड देन वी विल डिस्कस दी आंसर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, A, B एंड D ओनली। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द क्लोजर ऑफ स्ट्रैटेजिक वाटरवेज लाइक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्राइमरीली इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ये बंद किया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो वाटरवे है, ठीक है, रास्ता है ओशन के थ्रू जहाँ से पेट्रोल डीजल को ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं, तो प्राइमरी इफेक्ट किस पे हो रहा है इसमें, देखिए किस चीज़ पे इफेक्ट होगा सबसे ज़्यादा। ये 3 ऑप्शंस हैं, इसको रीड करें, बताएं। सो आंसर इज A, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ग्लोबल ऑयल सप्लाई और रीजनल सिक्योरिटी पे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलीड coordination in foreign policy. Read the 3 statements and then think about the answer. So answer is B option, second and third only. जो statements है वो सही है। Part 7 is of reading comprehension, very important for all the aspirants. First question देखते हैं, what is the main idea of the editorial? क्या है idea editorial का? Read the 4 options and think of the answer. So answer is B. Trump's military approach in Iran is faltering and diplomacy is needed. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल बताइए इसमें से क्या हो सकता है। रीड दी 4 ऑप्शंस ABCD। आंसर इज C, कॉवर्डली बुली ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड द ईरान वॉर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल, क्या कंक्लूजन निकलता है। रीड दी 4 ऑप्शंस। फर्स्ट आंसर इज B, Israel acts independently in military operations complicating US strategy. Now question number 4, the word escalation in the passage means, क्या मतलब है एस्केलेशन का, मैंने आपको बताया भी था, वोकैबलरी में ये वर्ड आपको कराया है मैंने। आंसर इज A, इंक्रीज इन इंटेंसिटी और सेविलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोन ऑफ ऑथर इन द एडिटोरियल, क्या टोन है आज एडिटोरियल की। आंसर इज A, क्रिटिकल टोन है राइटर की। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रू है। आंसर को आप सोचेंगे,
क्योंकि लाइव क्लास नहीं हो रही तो आप आंसर बता नहीं सकते, लेकिन इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू टेक लाइव क्लासेस ऑन द एडिटोरियल एज वेल. Answer is C. Iran continues missile strikes despite US and Israeli actions. Now, question number 9. The word retaliation in the passage is closest in meaning to. Retaliation का आपको synonym बताना है, बताएं. 4 options are given in front of you. सोचिए क्या हो सकता है retaliation का synonym. Counter attack. आंसर क्या है इसका? Counter attack. Now, question number 10. Which of the following statements is not correct according to the passage? कौन सा statement सही नहीं है passage के according? Read the 4 options and think of the possible answer. तो आंसर है इसका बी. ट्रम्प्स मिलिट्री स्ट्रैटेजी हैज़ फुली सक्सीडेड. तो यहाँ पे हमारा एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट होता है. बहुत अच्छा एडिटोरियल था आज का. करंट न्यूज़ भी थी, एक तरह से करंट अफेयर था. तो आप इसको समझिए, पढ़िए. आंसर्स के लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हों. ठीक है. और अब आपकी नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस रहेंगी ग्रामर वोकैबलरी पे. वो आप ज़रूर लेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी उनके बारे में. अगेन, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ इसको शेयर करिए वीडियो को, ताकि वो भी जो है अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, समझ सकें एडिटोरियल्स को, वोकैबलरी को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप CUT के बच्चे हों या फिर आप चाहे आप CUT का एग्ज़ाम दे रहे हों या SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, जामिया के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या UPSC के एग्ज़ाम्स के लिए बैठ रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देंगे ताकि आपको डेली अपडेट्स मेरे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से मिलते रहें. और लाइक करा करें, फीडबैक्स ज़रूर दिया करें. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है एडिटोरियल, आपको समझ में आ रही है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में. मेरे साथ बने रहिए चैनल पे. जय हिंद, जय भारत.